नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है अर्चना सिंह जी ने। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नरेश गांव से पास की ही फैक्ट्री में काम करता था। घर में बूढ़ी विधवा माँ थी। एक बहन छोड़ के शहर में भी नहीं रह सकता था, इसलिए हर रोज फैक्ट्री गांव से ही आता जाता था। माँ अक्सर कहती, बेटा घर जल्दी ही आ जाया कर, लेट मत किया कर, सुनसान रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। नरेश भी माँ की बात मानता है और हर रोज जल्दी जल्दी घर आ जाता था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय काफी लेट हो जाता है और अंधेरा भी हो जाता है। माँ की कही बात उसे याद आने लगती है। सोचता है अब तो अंधेरा हो गया, अकेले कैसे जाऊं। फिर सोचता है फैक्ट्री में भी अकेला नहीं रह सकता। फैक्ट्री बंद हो गई, इतनी बड़ी फैक्ट्री में रहूंगा, यहाँ भी डर लगेगा। फिर कैसे भी हिम्मत करके धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ जाता है। तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं। पैदल ही धीरे धीरे चलते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। काली अंधेरी रात है। रात खूब गहरी हो गई है। सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ है। सन्नाटा भी ऐसा कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे दे। पूरे रास्ते में या तो हवा की सरसराहट या फिर नासिर के पैदल चलने की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ दूर मेन सड़क रहती है, फिर उसके बाद पगडंडियों का रास्ता शुरू हो जाता है। नासिर सड़क से उतरकर पगडंडियों पर चलना शुरू कर देता है। कुछ ही दूर चला होता है कि ऐसा लगता है किसी की घुंघरू की आवाज उसके कानों में जा रही है। वो इधर उधर देखता है पर आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। फिर सोचता है शायद ये मेरा वहम है। फिर सोचता है शायद ये मेरा वहम है और फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में घर आ जाता है। आकर खाना खाता है और सो जाता है। अब तो लग रहा है कि नासिर का रोज का रूटीन हो गया है। घर लेट आना, किसी न किसी वजह से उसे हर रोज घर आने में लेट हो जाया करता है। सोचता है कोशिश तो बहुत करता हूँ घर जल्दी आने की, पर पता नहीं क्यों हर रोज लेट कैसे हो जाता है। और रास्ते में हर रोज करीब करीब उसे घुंघरू की आवाज जरूर सुनाई देती है। माँ भी बड़ी टेंशन में है कि रोज लेट क्यों आने लगा है। पहले तो समय से आ जाया करता था। नासिर माँ से अपनी कहता है कि माँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों हर रोज किसी न किसी बहाने से लेट हो जाया करता हूँ। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती मुझे सारे काम में लेट करवाता है और मैं हर रोज लेट हो जाया करता हूँ। माँ को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, खुद तो लेट आता है और कहता है कि इसे कोई जबरदस्ती लेट करवा देता है। आज अमावस्या की रात है। पूरा घना अंधेरा, आंखों को अपना ही हाथ दिखाई न दे, इतना घना अंधेरा था। आज फिर नरेश जल्दी आने की कोशिश करता है, उसके बाद भी उसे आने में लेट हो जाता है। सड़क से उतरकर जैसे ही पगडंडियों पर आता है, एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में लालटेन लिए खड़ी है। नरेश देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि इतनी सुनसान सड़क पर इतनी रात को एक खूबसूरत लड़की हाथ में लालटेन लिए किसका इंतजार कर रही है। नरेश जैसे ही आगे बढ़ता है, लड़की उससे पूछ बैठती है, आपने किसी को आते हुए देखा है क्या? नरेश पीछे मुड़कर कहता है, आपने मुझसे कुछ कहा? लड़की बोली, हाँ, आपने रास्ते में किसी और को भी आते हुए देखा है क्या? नरेश बोला, जी नहीं। लड़की बोली, आप गांव की तरफ ही जा रहे हैं? नरेश बोला, हाँ, क्यों, आपको भी चलना है क्या? लड़की बोली, हाँ,
मैं अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी, पर अब तक नहीं आया तो सोच रही हूँ घर ही चलूँ। इतनी रात को अकेली सड़क पर खड़ी रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ही अपने गांव तक चलती हूँ। दोनों साथ में ही गांव की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है, वहीं पर लड़की रुक जाती है। नरेश पूछता है, तुम यहाँ क्यों रुक गई? लड़की बोली, यहीं से मेरे गांव की तरफ रास्ता मुड़ा है। नरेश बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, लक्ष्मी। नरेश बोला, बड़ा ही प्यारा नाम है, हर किसी की इच्छा को पूरा करने वाला। लक्ष्मी बोली, हाँ, माँ बाप ने रखा है तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। नरेश बोला, पर कैसे? लक्ष्मी बोली, मेरा भाई हर रोज रात को ही इस सड़क से घर की तरफ आता है, हो सकता है कल फिर लेट हो तो मैं उसका इंतजार करती रहूंगी। अगर उस समय तुम मिले तो हमारी मुलाकात भी हो जाएगी ना। आज नरेश को घर आने की कोई जल्दी नहीं है। वो सोचता है देर से जाऊंगा तो कल वाली लड़की शायद आज फिर मिल जाए, इसलिए धीरे धीरे अपना सारा काम निपटाता है और समय के हिसाब से करीबन 11 बजे फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। रास्ते में जाते समय यही सोचता है, पता नहीं वो लड़की आज फिर मिलेगी कि नहीं, क्या पता उसका भाई आज घर पर ही रह गया हो। यही सब सोचते सोचते कब सड़क पार करके पगडंडियों पर आ जाता है, उसे याद ही नहीं रहता है। पगडंडियों से कुछ दूर चलता है तो थोड़ी दूर पर वो लड़की हाथ में लालटेन लिए दिखाई दी जाती है। नरेश के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। दिल में घबराहट होने लगती है, शायद पेट में तितलियां सी उड़ रही हैं। दिल जोरों से धड़क रहा है, लगता है अब उछलकर बाहर आ जाएगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसके साथ। जी तो यही करता है कि दौड़कर लक्ष्मी के पास पहुंच जाऊं, पर अपनी जिज्ञासा को छुपाते हुए धीरे धीरे उसके पास जाता है। नरेश बोला, आज फिर से आपका भाई लेट हो गया? लक्ष्मी बोली, नहीं, कल रात को घर आया ही नहीं, पूरी रात इंतजार करती रही, शायद डबल ड्यूटी करने लगा हो, इसलिए दिन में भी नहीं आया। आज फिर इस टाइम मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। नरेश बोला, आप उसे फोन करके भी तो पूछ सकती हैं। लक्ष्मी बोली, नहीं कर सकती, क्योंकि वो गूंगा बहरा है, उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। नरेश बोला, फिर आप क्या करेंगी? अब तक तो आपका भाई आया नहीं। लक्ष्मी बोली, मुझे लगता है घर चलना चाहिए, आज भी वो नहीं आएगा, अकेली खड़ी होकर कब तक इंतजार करूंगी, चलिए मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। नरेश लक्ष्मी का चेहरा देखना चाहता है, वैसे तो देखने और उसकी बातों से यही लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, पर नरेश एक बार उसे नजदीक से देखना चाहता है, क्योंकि कल उसका चेहरा उसने ठीक से नहीं देखा था। आज भी लालटेन काफी दूर है तो चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कहता है, दीजिए लालटेन, मैं पकड़ लेता हूँ, आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा। लक्ष्मी बोली, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो लीजिए, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, मेरा तो नाम है लक्ष्मी, हर किसी की इच्छा पूरी करने वाला। नरेश लालटेन हाथ में लेकर उसे ऊपर उठाता है तो लक्ष्मी का चेहरा देखकर एकदम से मोहित हो जाता है। बड़ी बड़ी काली कजरारी आँख, लंबी चोटी बालों से कुछ लटा बिखर कर चेहरे पर आ रही थी, होठों पर सूखी लाल रंग की लिपस्टिक लगी थी। मतलब कुल मिलाकर उसकी खूबसूरती को बयां करना मुश्किल काम लगता है। नरेश को तो ये यकीन ही नहीं होता कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अब तो नरेश और लक्ष्मी दोनों का रोज का नियम बन गया है, वो एक दूसरे से हर रात मिलते हैं। कहावत है कि साथी खूबसूरत हो तो सफर आसान हो जाता है। नरेश के लिए तो सफर और हम सफर दोनों खूबसूरत हो गए थे। समय ठीक ठाक ही बीत रहा था कि नरेश को लगा कि उसे लक्ष्मी से मोहब्बत हो गई है। आज वो जल्दी जल्दी फैक्ट्री का सारा काम निपटाकर थोड़ा जल्दी ही निकल आया। रास्ते में सोच रहा है आज लक्ष्मी से मिलने के चक्कर में जल्दी निकल आया, पता नहीं अभी वो आई भी होगी या नहीं। पर जैसे ही पगडंडियों पर उतरता है
लक्ष्मी पहले से ही खड़ी उसका इंतजार कर रही है। नरेश दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लक्ष्मी पहले तो हिचकिचाती है, जैसे उसे सब पता हो कि नरेश उससे क्या कहना चाह रहा है। फिर कहती है, ठीक है, बोलो क्या कहना चाह रहे हो। नरेश बोला, लक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है, पर अब समझ में आया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लक्ष्मी इतना सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नरेश बोला, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम रोने क्यों लगी? लक्ष्मी बोली, कल ही मुझे अपने ननिहाल जाना है। मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। नरेश बोला, पहले तुमने बताया नहीं, आज अचानक कैसे जा सकती हो? लक्ष्मी बोली, मुझे भी आज ही पता चला है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे जाना ही होगा। इसके बाद फिर कभी नरेश और लक्ष्मी नहीं मिल पाते। नरेश हर रोज उसी टाइम पर आता, पर कभी भी उसे लक्ष्मी नहीं दिखाई देती है। पर जब भी पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है, उसे लगता है आसपास कोई उसे छुपकर देख रहा है। एक दिन जिज्ञासा से नरेश माँ से अपनी पूछ बैठता है, माँ, पहले मुझे हरदम मना करती थी कि मुझे रात में नहीं आना चाहिए। ऐसा क्या होता है रात में आने से? बेटा, सुना है कि पीपल के पेड़ पर एक आत्मा रहती है जिसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया था और उसने अपने आप को पीपल के पेड़ के नीचे ही खत्म कर लिया था। उसके बाद से हर आने जाने वालों में वो अपने प्रेमी को ढूंढती है कि शायद कोई तो हो जो उसके पहले प्यार को स्वीकार कर ले। जिस दिन उसको कोई सच्चा प्रेमी मिल जाएगा, उस दिन वो मुक्त हो जाएगी और इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। अब नरेश को समझ में आने लगा, लक्ष्मी हर रात को ही उसका इंतजार क्यों करती थी। कितनी बार वो उससे मिली, पर कभी भी उसका कोई भाई मुझे दिखाई नहीं दिया। हर बार कहती थी कि वो अपने भाई का इंतजार करती है, पर मुझे देखती तो मेरे साथ ही वापस आ जाती थी। जब पीपल के पेड़ के पास आती तो कहती कि मेरा घर आ गया है। जो भी हो, आत्मा हो या हकीकत, पर मेरे लिए तो मेरा पहला प्यार थी। भले ही वो मुझे ना मिली, पर मैंने तो उसे दिल से चाहा था। शायद इसी सच्चे प्यार की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल गई। तभी जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। सही कहा गया है, इंसान हो या शैतान, प्यार की भाषा सबको समझ में आती है। इस दुनिया में प्यार ना हो तो जीवन चक्र चल पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी हर रोज नरेश उस पीपल के पेड़ के नीचे से होकर आता है। हर बार उसे एहसास होता है कि लक्ष्मी की नज़र उसे ही देख रही है, पर कभी डर नहीं लगा, इसलिए कि लक्ष्मी उसका पहला प्यार थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बजे का समय, बारिश का मौसम, पूरे रास्ते में जगह जगह जल भराव, साए साए करती हुई हवा की आवाज, काली अंधेरी रात, चारों तरफ पसरा हुआ अंधेरा। और उसी बीच 18-19 वर्ष के लगभग दो युवक, मुकेश और अजीत, दूसरे गांव की शादी समारोह से अपने घर लौट रहे हैं। वैसे तो मोहल्ले में एक अजीब सा डर का साया छाया हुआ है, परंतु एक बात इस समय जो सबसे अच्छी है वो ये है कि मुकेश और अजीत दोनों ही स्वभाव से काफी साहसी और निडर किस्म के युवक हैं। मुकेश, जो उन दोनों में अधिक बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि इस भयभाव वातावरण को थोड़ा हल्का करने के लिए क्यों ना आपस में आराम से बातें करते हुए घर जाया जाए। सच कहूँ तो मुकेश ये तो अच्छे से समझ चुका था कि उनके घर पहुँचने में कुछ अधिक ही देर हो गई है। ऊपर से मौसम भी काफी खराब है। एक बात और है जो उनके मन में हलचल पैदा कर रही थी, और वो मन ही मन उस बात को भूलने के लिए खुद से ही लड़े जा रहे थे।
और वो ये है कि इस रास्ते से इतनी देर रात का सफर खतरे से खाली नहीं है। परंतु जो अजित है उस स्वभाव से उसे मूर्ख तो नहीं कह सकते, किंतु बुद्धिमान भी नहीं। तभी मुकेश अपने दोस्त अजित को बोला, यार ऐसे चुपचाप मत चल, कुछ बातचीत करते हुए चलते हैं, मजा भी आएगा और रास्ता भी आराम से कट जाएगा। इस धूप अंधेरा और खराब मौसम में यदि हम चुपचाप चलेंगे तो मन में डर घर कर जाएगा। ये सुनकर अजित बोलता है, हाँ यार तू ठीक बोल रहा है, और पता है मुझे तो तुझे एक जरूरी बात भी बतानी थी। क्या तुझे पता है अपने वो अंकल जी थे ना, जो जब हम मैदान में खेलते हैं तो अक्सर हमें नजर आते थे और कहते थे कि बेटा खेलते समय जरा मेरी साइकिल का ध्यान रखना। अरे वही जो कभी कभी खाने की चीज भी दे देते थे। मुकेश बोलता है, हाँ हाँ पहचान गया, आगे बोल तू क्या बोल रहा था। तभी अजीत बोलता है, हाँ तो वो अंकल जी ने आज ही सुबह आत्महत्या कर ली है। उनकी लाश उनके ही पंखे पर लटकी हुई मिली है। और तो और मेरा एक दोस्त तो कह रहा था कि उनकी आंख पूरी की पूरी खुली हुई थी, जैसे सबको आंख फाड़कर देख रहे हो। उसकी बात सुनकर मुकेश के रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। अचानक से अच्छी खासी ठंड के दिन में भी मुकेश के माथे पर पसीने की बूंद उसके गले से लुढ़क जाती है। उसके मन में अजीब सी हलचल महसूस होती है। बार बार उन अंकल का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसे तो पता भी नहीं था कि कल ही जिस अंकल ने उन लोगों ने इतने प्यार से बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजित अब भी माहौल की गहराई को ना समझते हुए उसी बारे में बोले जा रहा होता है। तभी मुकेश उसे बीच में टोकता है और बोलता है, इतनी रात को इतने खराब मौसम में हम दोनों अपने परिवार से घर से इतनी दूर इस सुनसान अंधेरे रास्ते में अकेले चल रहे हैं और तुझे बोलने को बस यही बात मिली थी। ये तूने बात करके माहौल को हल्का किया है या उसको और ज्यादा भारी किया है। ये सुनकर अजीत एक बेवकूफ वाली हंसी हंसता है और बोलता है कि चल छोड़, ऐसे ही चुपचाप चलते हैं, वही सही रहेगा, वरना मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल देता हूँ। और दोनों चुपचाप चलने लगते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ होता है और तभी उनके गांव और दूसरा पड़ोसी गांव के बीच एक नदी पड़ती है। दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं। उस नदी में पानी तो ज्यादा गहरा नहीं है, पर उसको चलकर पार करना पड़ता है। पर इस समय वो नदी पार करना भी उन दोनों के मन में एक भय पैदा कर रहा होता है। इसलिए उस नदी में पैर रखने से पहले ही मुकेश हाथ में एक लंबा सा डंडा उठा लेता है और धीरे धीरे नदी पार करने लगता है। और अजित मुकेश के कंधे को पकड़कर उसके सहारे आगे बढ़ता है। नदी धीरे गति से बह रही होती है और वो दोनों भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। लगभग 7 मिनट चलने के बाद उनके घुटने के भी थोड़ा ऊपर तक उनका पेट पूरा गीला हो चुका है और दोनों नदी भी पार कर चुके हैं। नदी से बाहर आकर सबसे पहले अपने जूते को वापस पहन लेते हैं, जो उन्होंने नदी में उतरने से पहले ही खोलकर हाथ में ले लिए थे। अब नदी से निकलकर दोनों फिर से पक्की सड़क पर आ जाते हैं और आपस में छोटी मोटी बात करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में जगह जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ है और दोनों अपना पैर बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वैसे वो रास्ता पक्का और अच्छा बना हुआ है, परंतु उस रास्ते के दोनों तरफ घनी बड़ी बड़ी कांटे के पेड़ हुए हैं और उन पेड़ों की बाईं तरफ एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है। रास्ते के किनारे दोनों तरफ घनी घनी हरी घास थी। जंगली पौधे झांग उग आई हैं और उन झांगों के बीच आती वो जुगनुओं की आवाज, ये वातावरण और उसमें अजीत की वो बात मुकेश के दिमाग में बुरी तरह से गोल गोल घूमती रहती है। क्योंकि वो बुद्धिमान है तो वो माहौल की गहराई को समझता हुआ जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाना चाहता है। दोनों बिना रुके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं।
पर उनके घर के रास्ते वाले मोड़ को आने में अभी भी लगभग 10 मिनट की दूरी रह गई होती है। मुकेश अपनी सोच में डूबा हुआ जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की फिराक में है और उसने अजित के हाथ को कसकर पकड़ रखा है और उसे बोला है कि ऐसी अकेले रास्ते में कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और मौसम के गुर्राने की आवाज होने लगती है। मुकेश चुपचाप आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अजित पास के आम के बगीचे की तरफ देखता है तो उसके मन में अचानक खौफ सा भर उठता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई सफेद चादर हिलते हुए दिखाई देती है। पर जब बिजली की रोशनी कम हो जाती है और अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखता तो वो सोचता है कि उसके मन का भ्रम होगा। फिर भी उसके मन में अब कुछ हलचल सी होने लगी है और वो मुकेश को कहता है, यार मुकेश, बुरा मत मानना यार, मुझे लगा कि अभी आम के बगीचे में मैंने कुछ देखा। ये सुनते ही मुकेश भी हिल जाता है, पर धीरज रखते हुए बिना डर को जताए उससे पूछता है, क्या देखा बे? तभी अजित उसे बोलता है, यार मुझे लगा मैंने पेड़ में कुछ लटका हुआ सा देखा। ये सुनते ही मुकेश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसे समझाता हुआ बोलता है, देख मेरी बात ध्यान से सुन, रात बहुत हो चुकी है और ये सब तेरा भ्रम होगा, पर तुझे मेरी कसम दोबारा उधर की तरफ मत देखना और चुपचाप जल्दी से जल्दी अपने पाँव आगे बढ़ा। अजित उसकी बात का बहुत अच्छे से पालन करता है और जल्दी से जल्दी पाँव आगे बढ़ाने लगता है। तभी डरे अजित को अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहते हैं ना दोस्त, जब इंसान डरता है तो जो नहीं करना होता वही गलती उससे हो जाती है। ऐसा ही कुछ अजित के साथ भी होता है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी सांस अटक सी जाती है। वो देखता है कि उसने लगभग 30 से 40 फुट दूर हवा में कोई सफेद चीज जो कपड़ा जैसा लग रहा है वो लटका हुआ है। पर हैरानी की बात यह है कि बीच सड़क में अगर कोई कपड़ा अटका भी हुआ है तो उसे किसी पेड़ के सहारे की जरूरत है। वो किसी ऐसे में तो लटका नहीं रह सकता है, तो ये सड़क के बीचों बीच कपड़ा किस चीज के साथ अटका हुआ है। अब वो बुरी तरह से डर चुका है और तुरंत मुकेश को ये सब बताता है। मुकेश भी इतना होशियार है कि उससे बात करने के बहाने हल्का सा पीछे मुड़कर उसे देख लेता है। अजित डर से थर थर कांपने लगता है और बार बार मुकेश से पूछता है कि यार, बीच सड़क में जब कोई पेड़ ही नहीं है तो ये कपड़ा अटका किस चीज में हुआ है। मुकेश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बोलता है, सड़क से पत्थर उठा। और वो दोनों अपने हाथ में और शर्ट में जितने भी पत्थर इकट्ठे करके अपने पास रख लेते हैं और एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लेते हैं। पुराने समय में हमेशा ये कहावत चलती आई है कि ये सब शक्तियाँ हमेशा अकेले बंदे पर अधिक हावी होती हैं। दो लोग साथ हो तो ये अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के चलने लगते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। अब अजित में एक खास बात है कि वो हर मंगलवार मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करता था। तो वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, पर वो कपड़ा अभी भी वैसे ही लटका हुआ और उनका पीछा किए जा रहा है। वो दोनों भी बगैर अपना भय उजागर करे बस चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये दुनिया डराने वाले को अधिक डराती है और जो नहीं डरता उसको कोई नहीं डरा सकता। दोनों लंबे लंबे कदमों से बस आगे बढ़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उनका साहस जवाब दे देता है, क्योंकि वो सफेद चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर दोनों अंदर तक हिल जाते हैं और अपने पास इकट्ठा किए हुए पत्थरों को ताबड़तोड़ उस चीज के ऊपर फेंकने लगते हैं, परंतु इसका उस सफेद चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो दोनों अपनी आंखों से देखते हैं कि वो पत्थर बगैर उस कपड़े से टकराए उसके आर पार निकल रहा है और वो ऐसा ही अपनी जगह पर लहराता हुआ आगे बढ़ते जा रहा है। अब वो दोनों साहस और लिखी लिखाई पढ़ाई बात सबको एक तरफ रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जितनी तेज हो सके उतना तेज भागते हैं। परंतु भागते हुए वो जब भी पीछे देखते हैं
तो वो कपड़ा उनके अपने से इतनी ही दूरी पर नजर आता जितना वो पहले था। वो दोनों अंदर तक खौफ से भर चुके होते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते दोनों उनके घर के रास्ते वाले मोड़ तक पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अंधेरी रात में सफेद चीज वही उनका पीछा कर रही है। पर वो दोनों इस बार बहुत तेजी से बिना अपने कदम रोके, बिना पीछे देखे भागते रहते हैं। और तभी मुकेश का घर आ जाता है। वो दोनों तेज तेज दरवाजा पीटते हैं और बिना पीछे देखे मुकेश के घर में घुस जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। पर उनकी हालत देखकर मुकेश की माँ बहुत घबरा जाती है और उसके पिता को बुलाकर लेकर आती है। जब उसके पिता पूछते हैं तो दोनों अपने साथ घटी हुई इस भयानक घटना को उनको कह सुनाते हैं। तब मुकेश के पिता हाथ में डंडा लिए घर से बाहर निकलते हैं और दोनों तरफ के मोड़ पर अच्छे से नजर गाड़ कर देखते हैं, पर उन्हें पूरे रास्ते में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। फिर तब जाकर मुकेश के पिता अजीत को उसके घर छोड़ आते हैं। अब वो दोनों काफी बड़े और समझदार हो गए हैं, पर इसके बावजूद अपने साथ घटी उस भयंकर घटना को दोनों आज तक नहीं भूले हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।